स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है माँ की कीमत लोच। अब कीमत लोच के अंदर हमने इसका अर्थ और इसकी जो श्रेणियां हैं और साथ ही साथ हमने क्या जाना था, इसके जो तत्व हैं, तत्व यानी जो इसको प्रभावित करते हैं, वो हमने पिछली क्लास के अंदर समझा था। तो आज हम इसी चैप्टर का जो अगला टॉपिक है हमारा कुल व्यय विधि, तो इसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुल व्यय विधि। तो कुल व्यय विधि के बारे में समझेंगे तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी अच्छी तरीके से इसको जानेंगे कि किस तरह से ये बनता है और इसके कौन कौन से इसके अंदर हम जैसे लोच कौन कौन सी हमने लोचे ली है। ठीक है, तो जो कुल व्यय है विधि ये क्या है, श्रेणियों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, कौन सी श्रेणियां थी, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारी जो कीमत लोच है उसकी 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, 5 श्रेणियां हैं, लेकिन कुल व्यय विधि के अंदर हम कितनी श्रेणियों को लेंगे, 3 श्रेणियों को लेंगे। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है इकाई लोच दर, इकाई लोच दर, फिर है इकाई से कम लोच दर, फिर है इकाई से अधिक लोच दर, ठीक है। तो ये है 3 प्रकार की श्रेणियां, इसको हम कुल व्यय विधि के अंदर लेंगे। अब क्या है कुल व्यय, होता क्या है कुल व्यय यानी कुल खर्चा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने कुल जो सॉरी कीमत थी, मांग की जो लोच थी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कीमत के बारे में पढ़ा था, मांग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या संबंध है किसी वस्तु को लेकर कीमत में कितना परिवर्तन आ रहा है और मांग में कितना परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब इस विधि के अंदर क्या जानेंगे कि कुल व्यय में यानी कुल खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं इकाई लोच दर। अब इकाई लोच दर के अंदर जब देखे होंगे कि जब किसी वस्तु को लेकर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से क्या होगा, कुल व्यय में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत है, मान लो अब कीमत में वस्तु की कीमत है, कीमत हम बाजार के अंदर जाएंगे तो कीमत पूछेंगे सबसे पहले। अब जब हम कीमत पूछेंगे, कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, हम जो उस वस्तु को खरीदेंगे तो वो हमारी क्या हो गई, मांग हो गई। अब वस्तु की कीमत और मांग को लेकर कुल व्यय में कितना परिवर्तन आता है तो उसको हम बोलेंगे कुल व्यय यानी कुल खर्चा। कुल खर्चा कितना आ रहा है, इकाई लोच दर के तो अंदर हम देखेंगे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कीमत में परिवर्तन होने से या फिर मांग में परिवर्तन होने से कुल व्यय में कोई परिवर्तन या कुल व्यय जो है वो प्रभावित नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे इकाई लोच दर। ठीक है, अब इस आप ग्राफ के अंदर देखो कि यहाँ पे लिखा है हमने टोटल एक्सपेंडिचर, यानी एक्स अक्ष पे ये है और प्राइस कितना है हमारा। जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तो उसका प्राइस और उसका जो एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो क्या है, बराबर है, कोई परिवर्तन नहीं है, ये जितना ये है और जितना ये है। तो हमने क्या लिखा है, इसको इकाई लोच दर लिखा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकाई से कम लोच दर। अब इकाई से कम लोच दर आपको क्या दिख रहा है, ईडी इकाई से कम है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा इकाई से कम, और इकाई से अधिक क्या है, ये वाला इकाई से अधिक। जो आपको ये निशान दिख रहे हैं इसको आपको पता चलेगा इनसे कि कौन सी कम है और कौन सी अधिक है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इकाई से अधिक लोच दर। इकाई से अधिक लोच दर यानी कि कीमत में अगर परिवर्तन होगा, जैसे कीमत क्या हो जाती है, कम होने से कुल व्यय हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी विपरीत दिशा। ठीक है, कीमत में कमी आने से हमारा जो कुल व्यय है वो क्या है, बढ़ जाता है, और कीमत बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाता है, यानी उनके बीच में क्या है, ऋणात्मक संबंध होता है। ठीक है, विपरीत दिशा में ये काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इकाई से अधिक लोच दर, जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। और इकाई से कम लोच दर की मैं बात करूं, इकाई से कम लोच दर का अर्थ होता है कि अगर कीमत में परिवर्तन होने से यानी कीमत में कमी होने से कुल व्यय में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो क्या है, कमी के अंदर होगा, यानी कीमत कम है तो कुल व्यय भी कम होगा, अगर कीमत ज्यादा है तो कुल व्यय भी क्या होगा,
अधिक होगा। ठीक है, ये इनके अंदर बीच में क्या होता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी सही दिशा के अंदर ये काम करते हैं। तो ये था कुल व्यय के अंदर, इकाई लोचदार, इकाई से कम लोचदार और इकाई से अधिक लोचदार। अब जब आप इसको ग्राफ बनाओगे तो ऊपर की तरफ आप शो करोगे अधिक लोचदार और नीचे की तरफ करोगे तो कम लोचदार। तो आप इन ग्राफ के द्वारा कुल व्यय विधि को अच्छे से समझ सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, इकाई लोचदार लेनी है, इकाई से कम लोचदार लेनी है और इकाई से अधिक लेनी है। ठीक है, इकाई यहाँ पे होती है, इकाई से कम इधर, इकाई से अधिक इधर। ठीक है, तो आप इकाई है हमारी, ऊपर तो क्या होगा, ज्यादा होगा और नीचे क्या होगा, कम होगा। तो आप ग्राफ इसको बनाओगे और सबसे मेन बात क्या है कि आप बताओगे कि y अक्ष पे आप क्या ले रहे हो, x अक्ष पे आप क्या ले रहे हो, मूल बिंदु आपका क्या है। ठीक है, जब भी आप इस ग्राफ को ड्रॉ करते हो कभी भी किसी एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपने कौन सी चीज कहाँ पे क्या ली है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुल व्यय विधि। यानी कुल व्यय विधि का सीधा सा मतलब क्या है कि कीमत या मांग में परिवर्तन होने से कुल खर्चा या फिर उस वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, कुल व्यय कितना आ रहा है, तो वही आप इसको बताओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, और आपके सिलेबस के अंदर भी सिर्फ ये कुल व्यय विधि ही है। ठीक है, पहले भी थी कुछ अलग अलग विधियां थी, वो भी करनी थी, लेकिन आपके सिलेबस से ये क्या है, हटा दी गई है। सिर्फ आपके सिलेबस के अंदर क्या है, एक कुल व्यय विधि को लिया गया है। तो आप जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमने किए हैं वही आपके एग्जाम में आएंगे और वही आपको समझना है। तो आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।